हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अमीटर बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन और कलेक्टर फीडबैक सर्किट के बारे में। तो अगर हम इनकी बात करें तो ट्रांजिस्टर बायसिंग में चार तरह के सर्किट होते हैं। पहला फिक्स्ड बायस, दूसरा अमीटर बायस, तीसरा कलेक्टर फीडबैक और चौथा होता है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ठीक है, तो जो पहला वाला जो सर्किट है फिक्स्ड बायस सर्किट, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने बात की है डीसी लोड लाइन की, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है और साथ ही साथ फिक्स्ड बायस सर्किट को एनालाइज किस तरह से किया जाता है। तो ये हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर जाएंगे तो आपको डिटेल में ये स्टडी करने को मिल जाएगी। अब हम इस लेक्चर में जो बात कर रहे हैं वो इन दो के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक अपील, अगर इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें फ्री हैं, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, पर हाँ हमें सपोर्ट मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलो इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है अमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। इसको स्टडी करने का रीजन है फिक्स्ड बायस सर्किट की इनस्टेबिलिटी। क्यों है इनस्टेबल? क्योंकि हमारा जो कलेक्टर करंट है और बेस करंट है वो दोनों के दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, या हम ये कहें कि सेमीकंडक्टर जो भी डिवाइसेस हैं वो सभी के सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर में करंट भी इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि आपने ट्रांजिस्टर की बाइजिंग की, अपना जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो आपने फिक्स कर रखा है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक सिग्नल चाहिए। ठीक है, आपने इनपुट दिया और आउटपुट हमें कुछ चाहिए, क्योंकि हमने एम्पलीफायर बनाया हुआ है। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया, किसकी वजह से? करंट के चेंज होने की वजह से। तो जो आपका आउटपुट है वो भी बदलेगा। तो इसी चीज को हमें फिक्स रखना है। तो फिक्स रखने के लिए हमें ये जरूरी है कि दोनों जो करंट हैं वो टेम्परेचर के साथ बदलें, क्योंकि वो तो बदलेगा, पर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना हो। इसके लिए इन चीजों को स्टडी किया जाता है। तो अमीटर जो बायस कॉन्फ़िगरेशन वो फिक्स्ड बायस का थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है, या हम कह सकते हैं इसका इंप्रूव्ड सर्किट है, जो हमें टेम्परेचर स्टेबिलिटी देता है। यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो उसका हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा, नो डाउट करंट नहीं बढ़ेगा ऐसा हम नहीं कह सकते, करंट बढ़ेगा, पर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स रहने वाला है। कैसे? यही चीज हम इसमें देख रहे हैं। चलो आगे हम इसको बात करते हैं। हमने इनपुट सिग्नल देते हैं हम इस तरफ, क्योंकि हमें डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करनी है। तो जो इनपुट वाला पार्ट है ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो डीसी वाला पार्ट है वीसीसी, आरबी, आरसी और आरई, हम इसे कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो है हमें ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है। यानी ऑपरेटिंग पॉइंट में दो वैल्यू मुख्य होती हैं, पहला है हमारे पास आईसी और दूसरा होता है वीसी। तो पहले हम आईसी के बारे में बात करेंगे। तो आईसी जो है वो होता है बीटा, आई बी होता है। अब आई बी कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें आईसी मिल जाएगा। आई बी मिलेगा कहाँ? हमें इनपुट साइड पर देखने को मिल रहा है। ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारा आउटपुट साइड है। तो आई बी हमें इनपुट साइड पर देखने को मिलता है और आउटपुट साइड पर हमें देखने को मिलता है प्लस माइनस वी सी ई। ठीक है, तो हमें लगाना है इनपुट साइड पर केवीएल। करंट कैसे फ्लो होगा? वीसीसी के थ्रू आएगा, आरबी से होता हुआ, यहां पर उसको वैल्यू दे देते हैं प्लस माइनस वी बी ई। ये आएगी आएगी, अगर नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। क्यों? इसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये वी बी क्यों लिया जाएगा। ठीक है, करंट हमें इस तरह से हमें फ्लो होता हुआ मिलेगा। ठीक, आगे बात करें। अब हमें यहाँ पे केवीएल लगाना है, तो केवीएल लगाएं तो क्या मिलेगा? हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं माइनस वीसीसी, प्लस यहाँ पे मिलेगा मुझे आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। करेक्ट? इस लूप में यहाँ जो करंट का जो पाथ है, इस पाथ की अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। ठीक, चलो। अब यहाँ पे एक परेशानी, आई बी निकालें तो यहाँ पे आई बी है, पर ये क्या है? आई बी है। आई को कैसे कैलकुलेट करें हम? आई को कैलकुलेट कर सकते हैं हम आई सी प्लस आई बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं बीटा आई बी प्लस आई बी। तो यहाँ से हम आई बी को कॉमन लेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें बीटा प्लस 1 आई बी, ये वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, माइनस वी सी सी प्लस आई बी आर बी प्लस वी बी ई, ओके, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमें जो आई बी की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी वी सी सी माइनस
VBE अपॉन RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। ओके, यहां तक वैल्यू आ गई। चलो तो हम यहाँ पे IC की वैल्यू निकालते हैं। IC इक्वल टू माइनस VBE अपॉन RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। ये आ गई भाई IC की इक्वेशन, यानी कि हमारा जो पहला टारगेट है वो तो पूरा हो गया कि IC की हमने वैल्यू निकाल ली, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट में दो वैल्यू थी IC और VC, हमने IC को निकाल लिया। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि टेम्परेचर के साथ करंट, कलेक्टर करंट नहीं बढ़ेगा, पर क्यों? ठीक है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन क्या भाई, ये जो बीटा होता है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 होता है। एक अजम्पशन यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो RE है उसकी वैल्यू हमें RB से बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ऐसा करें तो क्या होगा, हम इस इक्वेशन पर आते हैं वापस। ऐसा करने की वजह से देखो प्लस 1 है, इस 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ बीटा का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो RE में, यानी कि दो लार्ज वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो वो फैक्टर भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। ऐसे केस में जो हमें वैल्यू मिलेगी बीटा RE का मल्टीप्लीकेशन जो मिलेगा वो RB से बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसे केस में हम RB को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखें IC इज इक्वल टू बीटा VCC माइनस VBE अपॉन RB को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, प्लस 1 को भी नेग्लेक्ट कर दिया, क्या मिला, सिर्फ हमें ये मिला। तो ये बीटा से ये जो बीटा है ये हो गया कैंसिल। तो IC की जो अब इक्वेशन है वो मिली है मुझे VCC माइनस VBE अपॉन RE, ये मिली। तो देखो जरा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल VCC, VB और RE पर डिपेंड कर रहा है। तो ये टेम्परेचर पर, टेम्परेचर से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। टेम्परेचर बढ़ा भी तो भी नहीं कुछ होगा, क्योंकि हमारा बीटा जो है वो कैंसल आउट हो गया इसकी वजह से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि फिक्स्ड बाय से थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन है। ओके फाइन, तो IC हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब हम VC की बात करते हैं। तो VC हमें कहाँ मिल रहा है, आउटपुट साइड पर मिल रहा है। तो अब KVL जो है वो आउटपुट साइड पे लगा दो। अगर हम आउटपुट साइड पे KVL लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस VCC प्लस IC RC मिलेगा प्लस VCE मिलेगा। देखो जरा VC आ रहा है, अब उस पाथ में और क्या आ रहा है, IE RE और आ रहा है उस पाथ में, प्लस IE RE आ रहा है, इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास IC की वैल्यू तो है, I की तो नहीं है। तो यहां पर हम जो वैल्यू को यूज कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं कि IE जो होता है वो मच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC होगा। अब ऐसा क्यों, मजाक चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये I इक्वल टू IC होता है, उसके पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को हमें समझना है। तो हमें ये भी समझ आएगा I को हम IC के बराबर ले सकते हैं क्यों। ठीक है, तो चलो I की इक्वेशन पर चलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IC की इक्वेशन को लेना पड़ेगा। तो IB प्लस IC हम ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, और हमने अभी वैल्यू निकाली थी, हमने बीटा प्लस 1 IB निकाला था, और ऊपर वाले फैक्टर से हम ये कह सकते हैं कि भाई बीटा 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बीटा IB आ जाएगा। और बीटा IB जो है वो बेसिकली क्या है, IC तो है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल रहे हैं, क्योंकि हमने 1 को इसमें नेग्लेक्ट किया है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। मतलब 1 का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा एजम्पशन अगर हम लें तो बीटा जो है, सॉरी बेस करंट किसकी वजह से आ रहा है, बेस की वजह से। बेस लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप होने की वजह से क्या होता है कि जो बेस है उसकी रेटिंग जाती है माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, और IC जो जाता है वो जाता है मिली एम्पियर में, IE जो जाता है वो जाता है
मिली एम्पियर में। तो ऐसे केस में अगर हम इसमें देखें तो भाई माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 रेटिंग को देता है, ये -3 होता है, तो 10⁻³ बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि IB को हम IC के साथ ऐड करें या नहीं करें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी वजह से जो है IE जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है किसके, IC के। ओके, तो अब इस इक्वेशन को या इस थ्योरी को हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो -VCC प्लस IC RC प्लस VCE प्लस IC RE इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर जो VCE है वो मिल जाएगा VCC माइनस IC को कॉमन लो RC प्लस RE, ये मिल गया। यानी कि हमारी दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब लोड लाइन को अगर हम लिखें तो लोड लाइन कैसे बनेगी, ये हमारे पास VCE, ठीक है। लोड लाइन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट होता है ऑलवेज VCC और ये पॉइंट होता है हमारा IC का मैक्सिमम। तो IC की मैक्सिमम कहाँ से मिलेगी, जब VC 0 हो जाता है, लोड लाइन में हम इसकी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा VCC अपॉन, क्योंकि VC 0 हो गया, ये आपने 0 कर दिया इसको, VC को, ये 0 हो जाता है, तो IC की वैल्यू क्या मिलेगी, VCC अपॉन RC प्लस RE मिलेगी। तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पॉइंट है ये बनेगा हमारा लोड लाइन, और इसके बीच में जो ऑपरेटिंग पॉइंट जो भी कैलकुलेट होकर के आ रही है वो ऑपरेटिंग पॉइंट इस लोड लाइन पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो मेथड है ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुल मिला के KVL को आपको अच्छे से अप्लाई करना है इसमें, और ये जो सारी वैल्यूज है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक का बटन दबा दिया जाए। अब आगे के हम सर्किट पर चल रहे हैं। आगे का सर्किट है कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, हाँ एनालिसिस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब हमने इसको कलेक्टर से जो बेस करंट है वो हमने अब कलेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है, इसीलिए बोलते हैं इसको कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन इसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम IC डैश यानी इस करंट की बात करें तो जरा थोड़ा सा देखें भाई, इस कलेक्टर में IC जा रहा है और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, IB आ रहा है, यहाँ पे IC, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल जो करंट आ रहा है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पे जो टोटल करंट होगा वो क्या मिलेगा मुझे, IC प्लस IB, ये टोटल करंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अच्छा IC प्लस IB किसकी इक्वेशन होती है, सब ये तो I की इक्वेशन होती है। इसका मतलब हमें जो वैल्यू मिल रही है अमीटर करंट के इक्वली मिल रही है, यानी कि जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो सीधा हमें I के पास में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पर अब इस पर हमें कैलकुलेट करना है। सेम मेथड वही है कि पहले IC बीटा IB के बराबर लिख लो, IB की वैल्यू निकाल लो। IB कहाँ मिल रहा है, इनपुट साइड पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब करंट कैसा जाएगा, RC से फ्लो करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं प्लस माइनस VBE, और एक करंट सीधा ये वाला पाथ हमें देखने को मिलेगा। बस इस पाथ पे क्या लगा दो, KVL लगा दो। कैसे लगा दें, -VCC प्लस IB, हमें पूरा लिखना पड़ेगा, या I लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट, नहीं IC जो है वही लिखेंगे हम, IC प्लस IB बाद में है, जो I का जो थ्योरी है वो हम यूज कर लेंगे। RC प्लस, अब क्या आ रहा है, करंट IB आ रहा है, RF आ रहा है, प्लस VBE आ रहा है, प्लस IERE इज इक्वल टू 0, हमें ये मिल रहा है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है ये क्या है हमारे पास, IC प्लस IB, ये बेसिकली किसके बराबर होता है, IE के बराबर होता है। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है IC के, जिसकी वजह से, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा IB लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा IE को यूज करें या बीटा IB को यूज करें, I को नहीं लेना है हमको, क्यों, क्योंकि हमें IB की इक्वेशन चाहिए, हमें IB की वैल्यू चाहिए। तो हम कौन सा
फैक्टर यूज करेंगे हम, ये वाला यूज करेंगे। तो जहां जिसकी जरूरत है वैसा फैक्टर वहां पे यूज कर लो, ठीक है। तो बीटा आई बी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो माइनस वी सी सी प्लस यहाँ पे आ जाएगा बीटा आई बी आर सी प्लस आई बी आर एफ प्लस वी बी ई प्लस बीटा आई बी आर ई इक्वल टू 0। फाइन, निकालो यहां से आई बी की वैल्यू, बी सी सी माइनस हम लिखेंगे इसमें बी बी ई अपॉन क्या मिलेगा मुझे डिवीजन में, डिवीजन में मिलेगा मुझे आर एफ, क्योंकि आर बी को आप कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा आपको, साथ ही साथ क्या मिलेगा बीटा आर सी प्लस आर ई, ठीक है। आई सी क्या मिल जाएगा, बस कुछ नहीं करना, बीटा के साथ इसको मर्ज कर देना या बीटा के साथ लिख देना है, माइनस वी बी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या ये बीटा इंडिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल है, बस कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि बीटा तो ऑलरेडी आपने 1 ले रखा है। आर ई को आर एफ से बड़ा कर दो, क्यों, हमने ऊपर पहले बात की हुई है कि जो आर ई है वो हमने जंक्शन लिया था कि आर बी से बड़ा। अब जब आर बी और आर एफ को देंगे दोनों एक ही चीज़, बस यहाँ पे कलेक्टर्स हमने फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इसलिए हमने उसको आर एफ बोल दिया। अदरवाइज हम इसे बेस रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं कि बेस से कनेक्ट किया है ना, बेस से कनेक्ट किया, तो आर एफ बोलो या आर एफ बी बोलो, दोनों बातें किसकी रहेगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई आर ई जो है वो मच ग्रेटर देन आर एफ है, इसका मतलब बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम वही मेथड जो हमने यहां पर यूज किया है, यानी कि कॉमन सॉरी अमीटर बायस सर्किट के लिए यूज किया है जो फेनोमेना, उसी फेनोमेना को यहां पे यूज करेंगे। तो जो आईसी की वैल्यू है वो हमें यहां पे मिलेगी वीसीसी माइनस वीबीई अपॉन आरसी प्लस आर ई। फाइन, मैथड क्लियर, ओके। चलो अब आगे हम वीसी की बात करते हैं। वीसी के लिए क्या करें, आउटपुट साइड पे लगा दो, आईबी की वैल्यू चाहिए तो इनपुट साइड पे केवीएल लगाओ, वीसी की वैल्यू चाहिए तो आउटपुट साइड पे केवीएल लगाओ, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू के लिए केवीएल लगा देते हैं, माइनस वीसीसी प्लस क्या मिलेगा यहां पर आपको आईसी प्लस आईबी आरसी प्लस वीसी मिलेगा इस सर्किट में, वीसी, और उसके बाद आईई आरई आएगा इक्वल टू 0। अब जरा ये बताओ कौन सा जंक्शन यूज करें, किस थ्योरी को हम यूज करें, हम इसमें कौन सी थ्योरी को यूज कर सकते हैं, इसमें से हम आईसी वाली थ्योरी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें आईसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आईसी को वैल्यू हम ले सकते हैं। तो ये जो पूरा फैक्टर है आईसी के बराबर हो जाएगा, तो आई भी आईसी के बराबर है, आईसी प्लस आईबी भी आईसी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं प्लस आईसी आरसी प्लस वी सीई प्लस आईसी आई इज इक्वल टू 0। फाइन, तो यहां से हमें वी सी ई मिल गया, वी सी सी माइनस आई सी कॉमन आर सी प्लस आर ई। तो यहां से दोनों वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि आईसी और वीसी की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बेस पर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ नहीं करना है, मेथड अगर आता है तो मेथड को यूज करो, फॉर्मूला याद हो जाए तो फॉर्मूला याद रहे तो फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इन्हीं के बेस पे कोई सर्किट है, हाँ थोड़ा सा बदलाव इसमें करके दिया जा सकता है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको ऑपरेटिंग पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है किसी भी सर्किट का, किसी भी ट्रांजिस्टर सर्किट का, तो आपको वहां पर केवीएल लगा करके आईसी और वीसी को यूज की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी करके आपको आईसी और वीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो इस सर्किट को लेते हैं, तो ये हमारा पूरी तरह से जाना पहचाना सर्किट है, हमारा एक कलेक्टर बायस्ड सर्किट ही है, कलेक्टर फीडबैक सर्किट है। यहां पर हमें आईसी क्यू वीसी क्यू यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी कि आईसी और वीसी की वैल्यू में निकालना है, ठीक है।
बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 90, तो अब जरा इसको यूज कर लेते हैं। आई सी जो होता है वो होता है बीटा आई बी, तो पहले आई बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। आई बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 माइनस 0.7 अपॉन क्या मिलेगा हमें यहाँ पे आर एफ, फॉर्मूले को ले लेते हैं, आर एफ प्लस बीटा आर सी प्लस आर। ओके, तो जो आर एफ है वो है हमारे पास 250, भाई ये जो 250 किलो है ना, चेंज कर लो इसको 3, प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 90, ठीक है, ब्रैकेट में आर सी कितना दिया हुआ है 4.7 इंटू 10³ प्लस 1.2 इंटू 10³। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, आई बी इक्वल टू 9.3 250 प्लस 90 मल्टीप्लाई 4.7 प्लस 1.2 और जो 10³ है वो ऊपर पहुंचा दे 10⁻³ के फॉर्म में। अब पूरा से सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर से पूरी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 11.91 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10⁻6 की रेंज में हमें से लेकर के जाना है, तो माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। ऐसा नहीं हम 10⁻3 जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे 10 इंटू 10⁻³ भी हम इसको लिख सकते हैं, पर वैल्यू का रिप्रेजेंटेबल है तो थोड़ा सा उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो जो भी वैल्यू आ रही है हमें उसे हमें यूनिट में रिप्रेजेंट करना या मीनिंगफुल यूनिट में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो बेस करंट है तो माइक्रो में रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई सी आएगा तो मिली में, आई आएगा तो मिली एम्पियर में से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। ओके फाइन, अब यहाँ पर आई बी तो आ गया, आई सी की वैल्यू नथिंग 90 इंटू 11.91 इंटू 10⁻6, क्योंकि हमने बात की है कि ये कितना होना चाहिए मिली एम्पियर में हम लेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, 90 इंटू 11.91 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका मिली बन जाएगा, बाकी से पूरा कैलकुलेट कर लो, जो आएगा 0.7 मिली एम्पियर। तो आईसी आ गई। अब क्या करें भाई, एक वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली है, दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग पॉइंट की, विच इज वो कौन सी है वीसी है, ठीक है। तो वीसी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वीसी कैसे मिलेगा, इज इक्वल टू 10 माइनस, ठीक है, आईसी की वैल्यू 1.07 इंटू 10⁻³ आर सी सेम 4.7 प्लस 1.2, दोनों का जो 10⁻³ है उसे कॉमन निकाल लो, ये माइनस की पावर है ये प्लस की पावर है, दोनों नल हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट माइनस 1.07 4.7 प्लस 1.2, इस हिसाब से जो हमें वैल्यू मिलेगी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो मिलेगा हमें 3.69 वोल्ट, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कुल मिला के सिर्फ मेथड को आपको अच्छे से समझना है, फॉर्मूला तो दूसरी चीज़ है, अगर सर्किट वैसा नहीं आया जैसा हमने पढ़ा है, कुछ भी चेंज करके दिया है, न्यूमेरिकल कुछ भी चेंज करके दिया जा सकता है, मेथड को नहीं बदला जा सकता, जिसका जो मेथड है वही इसमें यूज होगा। तो उम्मीद है मेथड इसका समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आने वाले हैं।